हेलो बैकबेंचर्स, क्या हाल है सभी के? होपफुली सब अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो आज हम हमारा वही पुराना टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें कि हम शेयर स्ट्रेंथ के लिए हम लेबोरेटरी टेस्ट कर रहे थे, और आज हम लास्ट टेस्ट करने वाले हैं वेन शेयर टेस्ट। इससे पहले हम डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ट्रैक शेयर टेस्ट और अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब देखो, आज ये जो वेन शेयर टेस्ट है, ये जो टेस्ट होता है ये बहुत ही क्विक मेथड होता है, जो कि लेबोरेटरी और फील्ड दोनों में यूज कर सकते हैं। और एक बात, इसकी एक लिमिटेशन है कि सिर्फ अनड्रेन्ड सॉइल्स के लिए ही यूज हो सकता है। और एक और बात की, सिर्फ अनड्रेन्ड कंडीशन के लिए यूज हो सकता है सिर्फ, और इसमें सिर्फ सॉफ्ट क्ले सॉइल ही यूज की जा सकती है। तो अब हम बात करें इसके इक्विपमेंट की, कैसा इसमें इक्विपमेंट होता है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर एक वेन्स होते हैं कुछ इस टाइप की, जो ब्लेड्स दिख रही है, ये ब्लेड्स दिख रही है, इनको हम कहते हैं वेन्स। तो ये वेन्स एक दूसरे के एकदम परपेंडिकुलर यहाँ पर सेट करी जाती है इस तरीके से, और साथ में इसके ऊपर यहाँ पर एक लगा होता है, यहाँ पर हमारे पास एक टॉर्शन व्हील। ये टॉर्शन व्हील क्या करता है, इसको रोटेट करवाता है। रोटेट करवाते ही जब ये इसको रोटेट करता है, तो जब इसे हम इस सिलेंड्रिकल, हमारे पास ये कंटेनर होता है, इसके अंदर हमारी सॉइल होती है। तो ये सॉइल के अंदर जब हम हमारा ये जो ये पूरा हमारा जो इक्विपमेंट है, तो जब इसे इसमें प्लेस करेंगे, तो प्लेस करने के बाद ये सॉइल को, ये जो सर्कुलर सरफेस एरिया है, इसके अराउंड इसको सॉइल को ये डिफॉर्म करेगा। उसके अंदर शियर स्ट्रेंथ की वजह से, ये शियर स्ट्रेस की वजह से यहाँ पर फेल होगी सॉइल। तो इस तरीके से ये किया जाता है। और ये जो रोटेट किया जाता है, ये किया जाता है अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री पर मिनट पे। ठीक है, तो ये 1 डिग्री पर मिनट पे रोटेट किया जाता है। और यहाँ पर एक सिंपल भाषा में कहूँ तो यहाँ पे एक डायल गेज लगा हुआ होता है। ये डायल गेज जिसका रोटेशन होता है उसको डिग्रीज में मेजर करता है। जो जितना हमारे पास सॉइल डिफॉर्म हुई, जितना रोटेट करेगा सॉइल के अंदर डालने के बाद, जितना रोटेट करेगा, उसका मतलब यही हुआ कि सॉइल हमारी इतनी डिफॉर्म हो रही है। तो ये उसको नोट कर लेता है। तो यहाँ से हम इसकी टॉर्क की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो टॉर्क की वैल्यू यहाँ से क्या आ सकती है, जो हमारे पास पर डिग्री, जो हमारे पास यहाँ पर रोटेशन आ रहा है हमारे पास, इनटू यहाँ पर एक हमारे पास के अंदर कांस्टेंट होगा, उससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास यहाँ पर इसकी हम टॉर्क की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, देखो, इस टेस्ट के अंदर हम 2 केस यूज कर सकते हैं। एक केस तो वो होगा जिसके अंदर हमारा जो कि वेन है वो पूरा हमारे पास सॉइल के अंदर, सरफेस के अंदर पूरा एम्बेडेड हो, मतलब पूरा सॉइल के अंदर डाला हुआ हो उसको। और दूसरा केस हमारे पास बनेगा जब ये सॉइल के अंदर किसी पर्टिकुलर हाइट पर उसके अंदर ये एम्बेडेड हो। ठीक है, तो ये 2 केस बनेंगे। इसके ऊपर हम निकालेंगे कि टॉर्क कितना जनरेट होता है, जिसकी शेयर स्ट्रेंथ आती है। तो चलो देखते हैं। एक बात और यार रह रही है कि ये जो टेस्ट है, लैब और फील्ड दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो लैब के अंदर जब हम जो एपरेटिस यूज होता है, फील्ड के अंदर जो एपरेटिस होता है, वो दोनों डिफरेंट होते हैं साइज के अंदर। क्योंकि जो लैब में हम यूज करते हैं उसकी जो हाइट होती है वो हमारे पास अराउंड 20 mm के अराउंड होती है। ठीक है, और जो उसकी डायमीटर होता है डी, तो वो हमारे पास यहाँ पर होता है अराउंड 12 mm। ठीक है, और जो फील्ड टेस्ट जो हम करते हैं, फील्ड टेस्ट के अंदर हमारे पास जो इसकी हाइट होती है वो होती है 10 to 20 सेंटीमीटर। और अगर डाया देखें इसका, तो डाया हमारे पास ये होता है अराउंड 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास लैब और फील्ड के अंदर दोनों ऑपरेटर्स की मेजरमेंट्स थी। तो अब हम बात करते हैं हमारे केस 1 की। तो केस 1 में हमारे पास क्या था कि हमारी जो सॉइल है हमारा, और उसके अंदर हमारा जो वेन है, वो हमारा पूरा सॉइल के अंदर हमने डाला हुआ है। ठीक है, और हम यहाँ से उसके अंदर उसको रोटेट करेंगे। अब जब रोटेट करेंगे तो हर तरफ से यहाँ पर इधर भी सॉइल है, इधर भी सॉइल है, इधर भी सॉइल है। ठीक है, चारों तरफ इसके सॉइल है। तो जब इसको रोटेट करेंगे तो सॉइल की जो शेयर स्ट्रेंथ है वो इसको रेजिस्ट करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स कौन सा आ गया, हमारा शेयर स्ट्रेंथ का जो हमारे पास फोर्स आ गया वो है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 फोर्स लगने वाले हैं। पहला कौन सा फोर्स हो जाएगा हमारा, जो हमारा एक तो लगेगा यहाँ पर, जो हमारा कर्व सरफेस एरिया का जो सिलेंडर होगा, तो सिलेंड्रिकल एरिया में हम इसे वो रोटेट करेंगे, तो सिलेंड्रिकल का जो कर्व सरफेस एरिया है उसके ऊपर रेजिस्ट करेगा। और दूसरा हमारा रेजिस्ट करेगा, हमारे पास यहाँ 2 फेज है, फर्स्ट फेज मतलब टॉप फेज और बॉटम फेज। ठीक है, तो जहां से हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, टॉर्क एट कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉर्क एट फर्स्ट, मतलब 2 जो फेस है हमारे पास, तो इस पर दोनों में सेम ही आएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं यहाँ से, 2 इंटू फेस। तो पहले के लिए हमारे पास ये बन गई। ठीक है, अब दूसरे के लिए केस 2 की हम बात करें। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी ये सॉल्व हुआ नहीं है। ठीक है,
तो जब हम दूसरे केस की बात करें तो केस 2 में हमारे पास क्या था, जो हमारा ये ग्राउंड सरफेस है, इसके अंदर हमारा वेन जो है वो पूरा नहीं, एक पर्टिकुलर हाइट तक ही हमारे पास इसमें एम्बेडेड है, और यहां से ये हमारे पास रोटेट होगा। तो ये जो हाइट है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही फेस यहाँ पर एम्बेडेड है, एक ही फेस हमने यहाँ पे उसमें डाला हुआ है, तो सिर्फ एक ही फेस काउंट करेंगे। तो यहाँ पर टॉर्क रिक्वायर्ड क्या हो गया, टॉर्क ऑफ कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉर्क ऑफ वन फेस ओनली। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास दोनों केसों के, दोनों जो केसेस है उसके मेन फॉर्मूला आ गई। अब हमें सिर्फ वैल्यू किसकी निकालनी, टी ए से और टी फेस की, मतलब कर्व सरफेस एरिया पर टॉर्क और जो फेस है उन पर जो हमारे पास टॉर्क जनरेट होगा, सिर्फ उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो हम पहले सी एस ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो टॉर्क एट सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया पर हम टॉर्क निकालेंगे। तो देखो टॉर्क का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारा जो यहां पर सिलेंडर था, ठीक है, तो इस सिलेंडर में हमारा कर्व सरफेस एरिया तो सिर्फ ये हुआ यहां से, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, h। तो इस कर्व सरफेस एरिया में हमारे पास फोर्स लग रहा है, तो फोर्स के लिए हमारे पास रेजिस्ट क्या करेगा, यहाँ पर टॉर्क जो हमारा शियर स्ट्रेंथ जो उसकी है टी एफ, वो उसकी रेजिस्ट करेगी। तो अब देखो ये शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, लोड पर यूनिट एरिया, तो टॉ एफ इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स, अब यहां से हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉ एफ इंटू एरिया। अब एरिया क्या होगा, टॉ एफ तो हम सिंपली लिख देंगे, एरिया क्या हो जाएगा, देखो एरिया यहाँ पर जो है ये, इसकी अगर हम यहाँ पर ये सर्कुलर एरिया यहाँ पर हमारे पास है, तो इसकी हम यहाँ पर सबसे पहले तो एरिया की वैल्यू निकालें, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसकी सर्कमफेरेंस जो है पाई डी इंटू कितनी हाइट तक ये वेरी कर रहा है हमारे पास h। तो ये तो हो गया हमारे पास पूरे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस का ये हो गया एरिया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास लोड किधर लग रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये, तो इस पे कहां से रोटेट करेगा, ये हाफ से, तो ये d/2 नहीं हो जाएगी क्या, तो इसे d/2 लिख देंगे। अब तो टी सी एस ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, टॉ एफ पाई डी स्क्वायर एच अपॉन 2। तो ये तो हो गया हमारे पास टी एस ए का फॉर्मूला। अब हम निकालते हैं टी फेस का फॉर्मूला। टी फेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप देखो फेस कौन सा हो जाएगा हमारे पास, फेस हो जाएगा ये एक सर्कुलर, जो हमारा टॉप फेस हो जाएगा वो इस तरीके से सर्कुलर दिखेगा हमें, जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, ठीक है। अब देखो हमारा जो सर्कुलर एरिया होता है, सर्कुलर यहाँ पर हमारे पास एरिया है, इसके अंदर हम किसी भी पॉइंट पर सॉलिड पार्टिकल पे हम यहाँ पर, क्योंकि इनफाइनाइट हमारे पास यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल होते हैं, तो किसी भी एक एरिया पर हम यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ लगने वाली है, ठीक है। तो बहुत सारी शियर स्ट्रेंथ लगेगी, तो हम कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास इनफाइनाइट चीजें होती है, तो 12th में 11th 12th में पढ़ा है, तो हम वहां पर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर हमारे पास वैल्यू के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब सपोज करो हमने यहाँ पर इसके अंदर एक रिंग ले ली, जिसकी हमारे पास यहाँ पर रेडियस है स्मॉल आर, कैपिटल कितनी हो गई, बड़ी वाली की कैपिटल आर। अब ऐसी रिंग पे भी अगर हम यहाँ पर पॉइंट्स लेंगे, तो ऐसी तो बहुत सारी रिंग बन जाएगी। तो अब यहाँ पर हम फेस की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ पर तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, टो एफ इंटू एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टो एफ इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर आर, ठीक है। ये हो गई हमारे पास टॉप टी फेस की वैल्यू। अब इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो यहां पर क्या हो जाएगी, ये टो एफ पाई आर स्क्वायर 2 टो एफ पाई आर स्क्वायर अपॉन डी आर। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे काफी सारी रिंग्स के ऊपर हमारी शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इंटीग्रेशन की हमारे पास लिमिट क्या लगने वाली है, यहाँ पर लिमिट हमारे पास लग रही है 0 टू कहां तक लगेगी है, 0 टू चलते चलते कहां तक आएगी है, कैपिटल आर तक। तो 0 टू कैपिटल आर की हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब देखो कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, 2 टो एफ और क्या है हमारे पास कांस्टेंट, और पाई
ठीक है, 0 to r हमारे पास लग रही है, तो ये हो गया r स्क्वायर dr। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टी फेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी फेज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 tau f पाई कैपिटल R क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब देखो R को हम D में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो पहली टर्म है वो भी हमारे पास D की फॉर्म में, यहाँ पे D स्क्वायर है, तो अब जब मैं सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाए, तो उसकी वजह से हम इसे D में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2/3 tau f पाई D क्यूब अपॉन 8 क्रॉस कर देंगे, 4 आ जाएगा, तो 4 3 12, तो 1/12 tau f पाई D क्यूब। तो ये बन गया हमारे पास टी फेज का फॉर्मूला। ठीक है, ये अब यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जो कि हमें सिर्फ टॉर्क रिक्वायर्ड के फॉर्मूला में पुट करनी थी, टी से और टी फेज की। तो केस 1 और केस 2 में इन दोनों की वैल्यू को उठाकर हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएगी। तो केस 1 में जब हम पुट करेंगे तो टॉर्क की क्या आ जाएगी, टी सी ए से प्लस 2 इंटू टी फेज। सी एस ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, टो एफ पाई डी स्क्वायर एच अपॉन 2 प्लस 2 इंटू टो एफ अपॉन 12 पाई डी क्यूब। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट जो कॉमन है वो बाहर निकाल लो, टो एफ पाई डी स्क्वायर इंटू, यहां ब्रैकेट में हमारे पास इधर तो बच जाएगा h/2 और यहां क्या बच जाएगा d/6। ठीक है, तो ये हमारे पास केस 1 में फॉर्मूला आ गया टॉर्क रिक्वायर्ड का। ठीक है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इस वेन शियर टेस्ट के लिए न्यूमेरिकल सिस्टम में पूछे जाते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो एक फॉर्मूला था हमारे पास, ये आ गया। दूसरे केस में हमारे पास फॉर्मूला जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फेज कितने हैं, हमारे पास सिर्फ अब एक ही फेज बचा है। तो केस 2 में हमारे पास क्या हो जाएगा, टो एफ पाई डी स्क्वायर एच अपॉन 2 प्लस टो एफ पाई डी क्यूब अपॉन 12। जब कॉमन बार निकालेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टो एफ पाई डी स्क्वायर एच अपॉन 2 प्लस डी अपॉन 12। तो ये केस 2 में हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। तो बस इसमें 2-3 चीजें याद रखने के लिए है कि अंडरिंग टेस्ट के लिए इसमें सिर्फ अंडरिंग टेस्ट ही हम कंडीशन यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट सॉइल के लिए ये यूज होती है, फील्ड पे बहुत ज्यादा काफी कम, फील्ड और लेबोरेटरी में यूज होने वाला एकमात्र मेथड, दोनों में हम इसे यूज कर सकते हैं और काफी क्विक मेथड है हमारा वेन शियर टेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये चारों लेबोरेटरी टेस्ट हमारे शियर स्ट्रेंथ के लिए कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। Thank you for watching this video, friends. If you like the video, give it a thumbs up, and if you are new to our channel, don't forget to subscribe and hit the bell icon for more videos. You can also follow us on Instagram. Link is in the description. See you in the next video, guys. Keep learning, keep supporting. Bye bye.